हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानेंगे चौहानों और तुर्कों के संघर्ष के बारे में। मित्रों, चौहानों और तुर्कों का जो संघर्ष है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस संघर्ष से ही ज़्यादातर क्वेश्चन जो है पेपर में हमने देखने को मिलते हैं। चौहान और तुर्कों के संघर्ष के बारे में मित्रों हम विस्तार से बात करें तो मोहम्मद गोरी जो था वो गजनी का सूबेदार था। मित्रों, गजनी एक सूबा है। गजनी का सूबेदार था मोहम्मद गोरी और ये 1173 ईस्वी में गजनी का सूबेदार बना था। मित्रों, गजनी का सूबेदार बनने के बाद इसे भारत को जीतने की या मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करने की इसके अंदर एक इच्छा पनपती है गोरी में और ये भारत की तरफ अपना रुख करता है। मित्रों, भारत में सर्वप्रथम इसने गुजरात में आक्रमण किया 1178 ईस्वी में और 1178 ईस्वी में गुजरात में इसका सामना होता है गुजरात के शासक भीमदेव चालुक्य द्वितीय से। मित्रों, भीमदेव चालुक्य द्वितीय और गोरी के बीच में आबू का युद्ध होता है और इस युद्ध में गोरी पराजित होता है। इसके बाद मित्रों जो पराजित होकर गोरी वापस चला जाता है अपने देश और दोबारा फिर से भारत को जीतने का प्रयास करता है और इस बार मित्रों ये पंजाब के रास्ते, गुजरात के रास्ते नहीं बल्कि पंजाब के रास्ते जो है वो भारत पर आक्रमण करता है। मित्रों, जब ये आक्रमण करता है तो इसने पंजाब के रास्ते भारत में प्रवेश कर लिया और वह अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान होता हुआ हरियाणा पहुंचता है। और मित्रों, हरियाणा का जो उस टाइम में जो क्षेत्र था वो पृथ्वीराज तृतीय के अधिकार क्षेत्र में आता था और यहीं पर क्या होता है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य कई युद्ध होते हैं। मित्रों, अलग अलग बुक्स में इन युद्धों की जो संख्या है अलग अलग बताई गई है। हमारे लिए ये सभी जो पुस्तकों में लिखी हुई युद्ध की संख्या है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए मित्रों देखें हम हमीर महाकाव्य जो है उसके अंदर इन युद्धों की संख्या पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी की जो युद्धों की संख्या है वो 7 बताई गई है। इसके साथ साथ ही मित्रों सूर्जन चरित्र में बताया गया है कि 21 बार सूर्जन चरित्र ये इसमें बताया गया है, ये जो राजस्थान इतिहास की पुस्तक है इसमें बताया गया है कि 21 बार जो है मोहम्मद गोरी को पराजित किया पृथ्वीराज तृतीय ने। मित्रों, प्रबंध चिंतामणि एक राजस्थानी साहित्य है जो प्रबंध चिंतामणि कहता है कि 23 बार जो है मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज तृतीय द्वारा पराजित किया गया। मित्रों, ये जो जितनी भी संख्याएं बताई गई है युद्धों की, इस संख्या को अधिकांश जो इतिहासकार हैं महत्व नहीं देते क्योंकि ये इन्हें जो इतिहासकार हैं वो इन्हें छोटी छोटी लड़ाइयों के रूप में मानते हैं और इनका जिक्र अपनी वक्तव्य में या अपना जो वर्णन है उसमें नहीं करते। मित्रों, इनकी 2 ही लड़ाइयाँ जिन्हें हम तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध कहते हैं जो पृथ्वीराज चौहान और गोरी के मध्य 1191 और 92 में होते हैं। अधिकांश जो इतिहासकार हैं इन 2 बड़ी लड़ाइयों के नाम भी हमें बताते हैं और ये 2 निर्णायक युद्ध थे जो इनके बीच लड़े गए। मित्रों, इन निर्णायक युद्धों पर ही भारत का जो उस टाइम तत्कालीन जो भविष्य था वो टिका हुआ था और एकदम से भारत की जो प्रशासन था, भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी, इन 2 युद्धों के कारण उसमें बहुत ही जोरदार परिवर्तन आता है। तो मित्रों जानते हैं इन तराइन के युद्धों के बारे में। मित्रों, तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है वो होता है 1191 में, तराइन का प्रथम युद्ध। मित्रों, इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान जो है वो हरा देते हैं। अब जानते हैं कैसे हराते हैं। तो मित्रों 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने तबरे हिंद, जिसको सर हिंद भी कहा जाता है, मित्रों तबरे हिंद कहा जाता था उस वक्त किसको, जो वर्तमान में बठिंडा जो हमारा पंजाब का जो क्षेत्र जिला है इसको तबरे हिंद कहा जाता था उस वक्त, यहाँ सर हिंद कहा जाता था। वहाँ पर मोहम्मद गोरी कब्जा कर लेता है।
वहाँ पर एक किला बना होता है जिसको वो अपने कब्जे में ले लेता है। उस पर अपना एक व्यक्ति जिसका नाम होता है काजी जियाउद्दीन, क्या नाम होता है? काजी जियाउद्दीन। इस काजी जियाउद्दीन को बठिंडा का किला दे देता है जीतकर। और बठिंडा को लेकर मित्रों इन दोनों के मध्य मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध होता है। युद्ध कहाँ होता है? हरियाणा जिले का जो करनाल, हरियाणा स्टेट मित्रों, आज का जो हमारा हरियाणा राज्य है, वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है करनाल। और करनाल के अंदर करनाल जिले में तराइन का जो मैदान है, वहाँ पर ये युद्ध लड़ा जाता है 1191 में। गौरी व पृथ्वीराज के मध्य युद्ध होता है और इसे ही मित्रों तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। दोनों सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध होता है। लेकिन युद्ध के मध्य क्या होता है कि दिल्ली का शासक जिसका नाम होता है गोविंद राय। मित्रों ये गोविंद राय जो है पृथ्वीराज तृतीय की तरफ से युद्ध कर रहे होते हैं। मित्रों इस युद्ध के मध्य क्या होता है कि मोहम्मद गोरी जो है वो दिल्ली के राजा गोविंद राय पर भाले से प्रहार करता है। मित्रों ये जो गोविंद राय होते हैं, ये गोविंद राय पृथ्वीराज तृतीय की तरफ से युद्ध कर रहे होते हैं और दिल्ली के शासक होते हैं। मित्रों इस प्रहार के प्रत्युत्तर में जो गोविंद राय होता है वो अपने भाले से गोरी पर प्रहार करता है, गोरी को बुरी तरह से मारता है, जिससे क्या है कि गोरी घायल हो जाता है। और गोरी के साथी जो होते हैं, सैनिक के साथी जो उसके साथ होते हैं, वो उसको लेकर युद्ध क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं। इस तरह मित्रों इस युद्ध में क्या है, गोरी की अपमानजनक पराजय होती है। मित्रों पराजय के कारण ही गोरी जो है वो युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। और विजय के जोश में मित्रों पृथ्वीराज चौहान है जो भागती हुई जो तुर्क सेना है, क्योंकि सेना तो भागेगी क्योंकि उनका जो शासक है वो घायल हो गया है, और जो सेना है वो युद्ध स्थल से भाग जाती है तुर्कों की, तो उस सेना का पृथ्वीराज तृतीय पीछा नहीं करते क्योंकि उनके अंदर विजय का जोश होता है। यही कारण है मित्रों कि 1192 का जो तराइन का द्वितीय युद्ध था उसमें पृथ्वीराज तृतीय की भयानक हार होती है। मित्रों हार होती है, लेकिन प्रथम युद्ध में जब वे तुर्क सेना का पीछा नहीं करते तो जो इतिहासकार हैं हमारे राजस्थान के, वो ये कहते हैं कि ये पृथ्वीराज तृतीय की उदारता थी और इसी कारण उन्होंने तुर्कों की सेना का जो है पीछा नहीं किया। मित्रों ये उनकी उदारता नहीं, इसको एक महान भूल भी कहा जा सकता है। ये क्या है? उनकी एक महान भूल। मित्रों अब जानते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध कैसे होता है। तो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है मित्रों 1192 ईस्वी में। इसमें मोहम्मद गोरी जो है तराइन के जो प्रथम युद्ध होता है उसकी पराजय से काफ़ी दुखी होता है और वो उस पराजय का बदला लेने की सोचता है। इसी कारण मित्रों वो इसी प्रयास में लग जाता है कि मैं सेना इकट्ठी करूं, अपनी ताकत अपनी एनर्जी को फिर से स्टोर करूं और पृथ्वीराज तृतीय पर पूरे जोश से या दुगनी ताकत से वार करूं। मित्रों जबकि एक तरफ तो ये मोहम्मद गोरी होता है जो दोबारा युद्ध करने के लिए, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय जो थे वो इस विजय की जोश में गोरी की जो बदला लेने की जो भावना थी उसको देख नहीं पाए और उन्होंने अपनी विजय की जोश में तुर्की सेना का पीछा नहीं किया। यदि वे गोरी की भागती हुई सेना का पीछा करते तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो नहीं होता और निश्चित रूप से भारत में मुस्लिम शासन की भी स्थापना नहीं होती। मित्रों यद्यपि अनेक जो इतिहासकार हैं वो इसको पृथ्वीराज तृतीय की उदारता मानते हैं, लेकिन यह उसकी एक बहुत बड़ी भूल थी। अब मित्रों जानते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है मित्रों 1 साल बाद 1192 ईस्वी में। मित्रों तराइन का द्वितीय युद्ध यानी कि वही मैदान जहाँ पर ये जो पहला युद्ध हुआ था वही तराइन का मैदान हरियाणा के करनाल जिले में। और दोनों सेनाएं 1 वर्ष बाद पूरे जोश के साथ आग उठती है, लेकिन इस बार पृथ्वीराज तृतीय जो है उनकी सेना में जोश और खरोश कम होता है, कारण कि गोरी जो है 1 साल तक इस आक्रमण का इस पराजय का बदला लेने की होड़ में अपनी सेना को इकट्ठा करता रहा, आक्रमण के लिए तैयार करता रहा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की इस भावना को भांपा नहीं
और कोई तैयारी नहीं की। मित्रों, गोरी जो है वो 1191 में मिली करारी हार का बदला लेना चाहता था। इसी कारण वह अब इस बार 1192 में मुल्तान और लाहौर के मार्ग से होता हुआ तराइन के मैदान में अपनी सेना के साथ आ डटा। मित्रों, इतिहासकार हसन निजामी ये जो है इनका नाम इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मित्रों, ये हसन निजामी जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में साहित्यकार थे और इन्होंने एक हसन निजामी ने लिखा है कि गोरी लाहौर पहुंचा तो उसने पृथ्वीराज तृतीय के पास एक संदेश भिजवाया। संदेश क्या था कि या तो तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो या मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। मित्रों, इस बात से हसन निजामी के इस वक्तव्य से हमें पता चलता है कि गोरी जो था उसका क्या उद्देश्य था भारत में आक्रमण करने का। तो उसका उद्देश्य था यहाँ मुस्लिम जो धर्म है उसका प्रचार करना और मुस्लिम सत्ता की स्थापना करना। गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय ने इस वक्तव्य का गोरी के इस संदेश का प्रत्युत्तर दिया कि या तो वो अपने देश में लौट जाए या फिर युद्ध स्थल में पृथ्वीराज तृतीय से भेंट करे। मित्रों, गोरी जो है इस युद्ध को जीतने के लिए छल का प्रयोग करता है और उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान को यह संदेश भिजवाया कि वह युद्ध नहीं बल्कि संधि करना चाहता है। पृथ्वीराज चौहान को गोरी ने यह संदेश भिजवाया कि वह युद्ध नहीं संधि करना चाहता है और संधि की इस धोखे में ही पृथ्वीराज तृतीय और उनकी सेना जो थी उसने तराइन के द्वितीय युद्ध में लड़ने की पूरी तैयारी नहीं की और संधि के भ्रम में रात भर पृथ्वीराज तृतीय और उनकी सेना आनंद मनाती थी। मित्रों, दूसरी तरफ जो थी गोरी की जो सेना थी वो आक्रमण के लिए तैयार थी और भोर जब राजपूत सेना सोच अधिकारियों को निवृत्त कर रही थी, सोच अधिकारियों में लगी हुई थी, अपने नित्य के जो कार्य हैं उनको पूर्ण करने में लगी हुई थी और इधर उधर बिखरी हुई थी राजपूत सेना पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जहाँ शिविर लगा था, उसी वक्त गोरी की सेना ने पृथ्वीराज तृतीय की सेना पर आक्रमण कर दिया। मित्रों, राजपूत जो वो अचानक हुए आक्रमण से घबरा गए और पृथ्वीराज तृतीय जो थे वो युद्ध में लड़ते हुए मैदान से भाग गए। मित्रों, गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय का पीछा किया और सिरसा के पास पृथ्वीराज तृतीय को पकड़ लिया। मित्रों, यद्यपि इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के साथ मेवाड़ के शासक समर सिंह और इसके साथ साथ दिल्ली के गवर्नर गोविंद राय भी मौजूद थे, लेकिन युद्ध की पूर्व तैयारी या बिना योजना के इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को सफलता नहीं मिली और भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो गया मोहम्मद गोरी की विजय के साथ। मित्रों, पृथ्वीराज तृतीय को जब सिरसा के आसपास पकड़ा गया तो कई इतिहासकारों का मानना है कि वहीं उन्हें मार दिया गया, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय के मित्र चंद्रवरदायी जो उनके राज दरबार में कवि भी थे और उनके मित्र भी थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम पृथ्वीराज रासो था। इसमें उन्होंने पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बताया कि मोहम्मद गोरी उनको बंदी बनाकर अपने साथ गजनी ले गया। पृथ्वीराज तृतीय को कहाँ ले गया? गजनी ले गया। और जब पृथ्वीराज ने गोरी को आंखें झुकाने के लिए कहा, निगाहें झुकाने के लिए कहा, तो पृथ्वीराज तृतीय ने अपनी निगाहें नहीं झुकाई। तो इसी कारण गोरी ने उनकी आंखें जो है वो फुड़वा दी। मित्रों, ये तो थी पृथ्वीराज तृतीय की वीरता और साहस की कहानी, मोहम्मद गोरी के छल कपट की कहानी, जिसका उपयोग कर उसने तराइन का द्वितीय युद्ध जीता। लेकिन मित्रों, इसी के साथ ही हमारे भारत के, राजस्थान के नहीं, भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो जाता है और भारत के राजनीति में मुस्लिम जो साम्राज्य है उसकी नींव पड़ जाती है। अब जानते हैं मित्रों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। मित्रों, ख्वाजा साहब
राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत के मुस्लिम नहीं, हिंदू, ये जो भी लोग हैं वो सभी के दिल में सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मित्रों दरगाह जो अजमेर में है। ये बात राजस्थान के बच्चे बच्चे को पता है मित्रों। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो हमारे लिए आस्था के केंद्र हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जानकारी इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि आए दिन मित्रों परीक्षाओं में इनके जन्म स्थान को लेकर इनकी दरगाह के बारे में कई इंटरनल क्वेश्चन जो है हमसे पूछे जाते हैं। तो मित्रों जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है मित्रों वो मोहम्मद गोरी ने जब भारत में आक्रमण किया था तब इनके साथ मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म जो है 1100 मित्रों 43 ईस्वी में हुआ था। मित्रों जब ये भारत आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो यहाँ पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था। अजमेर में पृथ्वीराज तृतीय का शासन था और ये सबसे पहले अजमेर में आए थे मोहम्मद गोरी के साथ और इनका जन्म हुआ था 1143 ईस्वी में। और मित्रों संजरे नामक एक स्थान है अफगानिस्तान में, यहाँ इनका जन्म हुआ था। मित्रों अफगानिस्तान यानी कि फारस, ईरान, यहाँ पर इनका जन्म होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो पिता थे मित्रों इनका नाम था गयासुद्दीन अहमद और इनकी माता का जो नाम था वो था बीबी मनहूर। क्या नाम था इनकी माता का? बीबी मनहूर। मित्रों ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती जो है वो सूफी जो विचारधारा है उसके चिश्ती संप्रदाय के बहुत ही महान संत हुए हैं। मित्रों चिश्ती संप्रदाय के संत जिस जगह पर रहते हैं उस जगह को खानकाह कहते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण हमारे लिए फैक्ट है मित्रों कि खानकाह किसे कहते हैं तो चिश्ती संप्रदाय के संत जहाँ रहते हैं उस जगह को खानकाह कहते हैं। मित्रों इसी चिश्ती संप्रदाय में गुरु को क्या कहा जाता है? तो मित्रों गुरु को पीर कहा जाता है। इसके साथ साथ गुरु का जो शिष्य होता है मित्रों इस शिष्य को मुरीद कहा जाता है। मित्रों इनका जो उत्तराधिकारी होता है, गुरुओं का जो उत्तराधिकारी होता है उसको वली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वली कहा जाता है। मित्रों इनकी जो मृत्यु है इनकी मृत्यु को वफात कहते हैं और इनका जो वफात या मृत्यु है वो 1235 ईस्वी को अजमेर में ही हुई। मित्रों ये अजमेर जो था इनका मुख्य कार्य क्षेत्र था और ये इनकी मृत्यु जो है वो अजमेर में होती है। मित्रों ख्वाजा साहब की जो दरगाह थी उसके लिए जयपुर के जो महाराजा थे जगत सिंह उन्होंने जमीन दी और इनकी दरगाह बनाने की जो शुरुआत है वो किसने की? इल्तुतमिश ने इनकी दरगाह बनाने की शुरुआत की और इसे पूर्ण किया हुमायूं ने। किसने पूर्ण किया मित्रों? हुमायूं ने। इतना लंबा टाइम जो है इनकी दरगाह को बनाने में लगा। मित्रों मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने ख्वाजा साहब की समाधि पर क्या बनाई? एक इमारत बनवाई। इमारत किसके द्वारा बनाई गई इनकी दरगाह पर? मोहम्मद खिलजी के द्वारा। तथा आलमगीरी मस्जिद का निर्माण भी मोहम्मद खिलजी के द्वारा करवाया गया। यहाँ पर मित्रों प्रतिवर्ष रज्जब से पहली रज्जब से मित्रों ये मुस्लिम तारीख है, मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार पहली रज्जब से 6 रज्जब या 9 रज्जब तक मेला लगता है मित्रों। और इस उर्स में भारत के कोने कोने से जो लोग हैं इनके दर्शन के लिए इनकी ज़ियारत के लिए आते हैं। मित्रों इस मेले का उद्घाटन जो है वो भीलवाड़ा के गोरी परिवार द्वारा किया जाता है। भीलवाड़ा के गोरी परिवार द्वारा किया जाता है। मित्रों इस मेले को मुस्लिम संप्रदाय उर्स कहते हैं, हम हिंदू लोग मेला कहते हैं। लेकिन मित्रों उर्स जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। मित्रों उर्स शब्द का अर्थ होता है विवाह।
अब ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मोहम्मद चिश्ती की दरगाह पर जो मेला लगता है उसको उर्स कहा जाता है, तो विवाह किस चीज़ पर थी? उनकी तो मृत्यु हो चुकी है मित्रों। तो मित्रों ये विवाह होता है आत्मा और परमात्मा के बीच जो मिलन होता है उसका भी, आत्मा और परमात्मा का जो विवाह होता है उसका जो मिलन होता है उसको उर्स कहा जाता है। और चिश्ती साहब की दरगाह पर जो उर्स लगता है वो यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। धन्यवाद मित्रों, आगे की जानकारी जो है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।